मध्य प्रदेश से जो आंकड़े आ रहे हैं एग्जिट पोल्स में वो काफियों को चौंका रहे हैं, क्योंकि जब ओपिनियन पोल्स आए थे तो कुछ और बातें निकल कर आ रही थी, लेकिन जो एग्जिट पोल्स हैं वो कुछ और इशारा कर रहे हैं। एक्सिस ने जो एग्जिट पोल दिया है उसमें इशारा यह है कि वहां पर आराम से भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेगी, 162 सीट तक बीजेपी को दी जा रही हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 90 तक मैक्सिमम जा रही है, और इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ हैं तक चैनल्स के मैनेजिंग एडिटर मिलन खांडेकर। सर, सबसे पहले तो यही सबसे बड़ी चर्चा है कि मध्य प्रदेश से जो आंकड़े आ रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं इन पे यकीन नहीं हो रहा। नहीं, ये बात यकीन नहीं होने वाली बात इसलिए आ रही है क्योंकि जो ओपिनियन पोल हमने देखे थे तो वो ओपिनियन पोल में ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस को बढ़त है, ज़्यादातर जो ओपिनियन पोल आए थे चुनाव से पहले। लेकिन एग्जिट पोल जो हुए हैं, एग्जिट पोल में जो दो नई एजेंसी ने एग्जिट पोल किया है, एक चाणक्य ने और एक इंडिया टुडे एक्सेस ने, तो इन दोनों एजेंसियों ने चूँकि भारी बहुमत दे दिया है। और एक आम सी वोटर है उसने, लेकिन सी वोटर पहले से ही कह रहा था कि कांग्रेस को बहुमत मिलेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो एग्जिट पोल, जिन्होंने ओपिनियन पोल नहीं किया था, ऐसी दो एजेंसियाँ, उन्होंने जो आंकड़ा दिया है उन्होंने सबको चौंका दिया है। और जो लोगों की धारणा थी कि भाई बहुत गुस्सा है, बहुत नाराज़गी है, असली बात तो हमको परसों ही पता चलेगी जब रिजल्ट आएंगे तो। लेकिन ये एक धारणा थी कि कांग्रेस आराम से सरकार बना लेगी, बहुत गुस्सा है, 18 साल हो गए। लेकिन ये जो दो पोल आए हैं उन्होंने इसको उलट दिया है एक तरह से। इसमें जैसे पिछली बार का जो चुनाव था वहां पे हमने देखा कांग्रेस जीती थी, लेकिन सरकार नहीं चला पाए, 5 साल सस्टेन नहीं कर पाए। वो भी हमें पता है, कंट्रोवर्सी हुई थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़कर चले गए थे। शिवराज सिंह चौहान को लेकर क्योंकि पहले भी काफी विवाद हुआ था, और इस बार के चुनाव में तो ये लग रहा था कि शायद टिकट भी ना मिले। एक वक्त तो ये भी चर्चा हो गई थी, और शिवराज सिंह चौहान खुद लोगों के सामने आके पूछ रहे थे कि लड़ूं कि नहीं लड़ूं। कहीं ना कहीं जो पार्टी के अंदर इंटरनल डिस्प्यूट कह लीजिए, जो भी बात है, लेकिन एक शिवराज सिंह चौहान को लेकर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर माना जा रहा है कि पहले भी उनको नहीं जनता ने स्वीकार किया। इस बार जो अब आप देख रहे हैं एग्जिट पोल बता रहा है, आपको क्या लग रहा है, क्या काम कर रहा है? नहीं, ये बात सोचकर ही कि बार बार एक बात हो रही थी कि उबाऊ हो गए हैं, उनका ऊब हो गई उनके चेहरे से लोगों को। यही बात मान के बीजेपी ने उनको प्रोजेक्ट नहीं किया था, या मोदी के मन में क्या है ये बीजेपी का नारा था, और उसके साथ में उन्होंने और 10 नेताओं की फ़ोटो लगाती थी जिसमें एक शिवराज भी थे। तो ये बात तो बात सही थी कि ये एक धारणा थी बीजेपी की भी और सबकी कि शिवराज से लोग थक चुके हैं। लेकिन अगर अब जीत रहे हैं, जो दो पोल दिखा रहे हैं, अगर ऐसे नतीजे आते हैं तो उसका कारण शिवराज की वो योजना होगी जिसके लिए बार बार बात कही जा रही है कि महिला वोटरों ने शिवराज को जिता सकते वो जो लाडली बहना योजना। लेकिन अभी भी ये मैं कहूँगा कि ये सब किंतु परंतु है, हमें परसों का इंतज़ार करना चाहिए। बाकी तिवारी जी आप बताइए। मैं इस बारे में ये कहूँगा, चौंकाने वाले आंकड़े निस्संदेह, और चौंकना भी चाहिए। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती। अगर आप चौंकेंगे नहीं तो फिर आप कैसे रुकेंगे मैच के आखिरी तक? चौंकना जरूरी है, आवश्यक है, लेकिन निगाहें जमाना बहुत जरूरी है। और मैं आज कह रहा हूं कि निगाहें जरूर मध्य प्रदेश के परिणाम पर रखिएगा, क्योंकि परिणाम जब आएंगे तो कहीं वो ना चौंका दें आप। अच्छा, तो ये मैं अगर इसको क्रिकेट की लैंग्वेज में कहूँ तो ये शिवराज ने आखिरी बॉल पर छक्का मार दिया क्या? नहीं, आप कह सकते हैं कि जो भी बेहतर दिख रहा है और उसके कारण स्वयं शिवराज सिंह चौहान है। लेकिन हम तो अभी भी ये कह रहे हैं कि और दिलचस्पी चुनाव के बाद और बाकी है। अगर मान लीजिए बीजेपी आ रही है और अगर 150 के आंकड़े से आ रही है, शिवराज सिंह चौहान का क्या होगा, जिनका आप अपना नाम ले रही हैं कि उनकी वजह से आ रही? क्या शिवराज सिंह चौहान सीएम बन रहे हैं? कोई कह रहा है अभी ये बात सुनिश्चित तौर पे कह सकता है, कोई नहीं कह सकता है ये बात, मैं आपसे कह रहा हूं। लेकिन वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, आप ये कह सकते हैं कि 150 का आंकड़ा जब आता है तो किसी भी पार्टी को एक सुखद अनुभूति होती है कि भैया, और ये सच्ची बात बता रहा हूं, मध्य प्रदेश में जमीन में लोगों से बात करता हूं कि बीजेपी कांग्रेस, तो उनका कहना था कितने कम कर लोगे? 125, 120, 25 कहीं नहीं जा रहा है। लेकिन क्या कांग्रेस को आप बिल्कुल दरकिनार कर सकते हैं? मैं इस बात का पक्षधर नहीं हूं, क्योंकि मैं ये मानता हूं, ठीक है, शिवराज सिंह की लाडली बहना योजना ने काम किया, और जो भी परिणाम आएंगे अगर बीजेपी के पक्ष में, तो वो उसका कारण वही है, महिला वोटर का एक तो उत्साह, महिला। और आप ये देखिएगा, मध्य प्रदेश चुनाव को जितना मैंने बारीकी से देखा है, वोटिंग के बाद बीजेपी का जो आत्मविश्वास है ना, वो मध्य प्रदेश में बहुत, जिसे कहते हैं, शिखर पर चला गया था। और वोटिंग से पहले कांग्रेस अति आत्मविश्वासी भी लोगों ने कह दिया कि अति आत्मविश्वासी है। अगर कुछ होता है इस तरीके का तो उसकी एक वजह ये होगी कि कांग्रेस ने मान लिया था कि जनता बदल रही है, अपने आप हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। और बीजेपी ने कहा कि नहीं नहीं, आखिरी टाइम तक हमको लड़ना है। लेकिन अभी भी आप कांग्रेस को ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि एक आंकड़ा जो 150 कह रहा है,
वो आंकड़ा कांग्रेस को 74 दे रहा है। इस बात से मैं सहमत नहीं हूं व्यक्तिगत तौर पे, इसलिए नहीं हूं, ठीक है, कितना ही खराब प्रदर्शन हो जाए कांग्रेस का, 74 तो तब नहीं आया जब दिग्विजय सिंह के लिए जनता कहने लगी थी भैया जाएं ये, तब नहीं आए। तो मतलब आप मान रहे हैं कि कांटे की लड़ाई हो सकती है अभी भी? कांटे की लड़ाई से आपका अभिप्राय क्या है कि मतलब 1 2 कि 5 फंस सकता है ये जो मुकाबला है? जो भी है परिणाम में फासला आपको देखने को मिलेगा। मैं 1 2 का पक्षधर नहीं हूं ना, मैं ये मानता हूं अपने अनुभव से कि ये 1 2 वाली लड़ाई है। अगर है बीजेपी के पक्ष में तो वो हवा एक अच्छे खासे फासले में, लेकिन ऐसी भी नहीं है कि वो 70 का आंकड़ा का अंतर हो कि 70 पे कांग्रेस और 150 पे बीजेपी, ये मैं नहीं मान सकता। ठीक है, हमारे साथ अभी यहाँ पर नीरज सर भी हैं। सर, जो आंकड़े आए हैं मध्य प्रदेश के, वो काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि काफ़ी मतलब चौंकाने वाले हैं, क्योंकि लोग ये कह रहे थे कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस जिस तरीके से जुटी है अपने कैंपेन को लेकर, और एक कॉन्फिडेंस ही नहीं बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस बता रहे थे कि कांग्रेस में ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है मध्य प्रदेश को लेकर। जिस भी तरह से वहां पर रैलीज हुई, राहुल गांधी की रैलीज हुई, या तमाम कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वहां पर जुटे रहे, लेकिन बावजूद इसके जो हमें एग्जिट पोल में देखने के लिए मिला वो काफ़ी पिक्चर जो है विपरीत है। देखो अनुराधा, वैसे तो एग्जिट पोल जो है वो काफ़ी घालमेल वाले हैं। एक तरफा सारे एग्जिट पोल बीजेपी को उतनी स्लाइड विक्ट्री नहीं दे रहे हैं, बल्कि एक सी वोटर जैसा नामी गिरामी एग्जिट पोल जो है वो तो वहाँ उल्टे ही परिणाम दिखा रहा है। लेकिन जो बात आपने कही कि कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गई थी, मैं इसकी बजाय जो अमित ने इससे पहले जो बात कही मैं उसके साथ जाना चाहूँगा। शायद कांग्रेस जो है सुस्ती का शिकार हो गई थी। कांग्रेस को ये लगने लगा कि ये जो 18.5 साल की 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, इसकी वजह से अब हम ही आएंगे। मैं अभी हमारे यहाँ अभी एक गेस्ट आए हुए थे, मध्य प्रदेश में रहते हैं, उनसे हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने यही कहा कि एक बीजेपी ने तो जीत की तश्तरी कांग्रेस की तरफ बढ़ा दी थी, लेकिन कांग्रेस ने उस तश्तरी को लेने के लिए अपने ही हाथ नहीं बढ़ाए, तो बीजेपी ने वो वापस खींच ली। तो कांग्रेस को शायद ये लग रहा था कि अब जामुन के पेड़ के नीचे खड़े हैं, जामुन टूटेगा और मुंह में आके गिरेगा। तो ये जो टेंडेंसी थी, ये शायद कांग्रेस के लिए उसने गलत काम किया। और जो लाडली बहना योजना है, वो साफ तौर पर वो आंकड़ों में नजर आ रहा है कि महिलाएं जो है वो 10% ज़्यादा एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में ज़्यादा वोट देती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन मैं आपको ये भी कह सकता हूं कि जो बीजेपी का स्टाइल ऑफ वर्किंग है, अगर ये 3 तारीख को ये आंकड़े सही साबित होते हैं तो आप अखबारों में ये सुर्खियां देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सांसदों को मध्य प्रदेश से लड़ाने की रणनीति काम आई। प्रधानमंत्री गृह मंत्री अमित शाह की केंद्रीय मंत्रियों को मध्य प्रदेश से लड़ाने की रणनीति काम आई। तो ये जो बीजेपी ने ये सब किया था, इसका क्रेडिट जो है वो भी केंद्र जो लेना चाहेगा शिवराज सिंह चौहान को डायरेक्टली देने की बजाय। लेकिन लाडली बहना योजना ही वो गेम चेंजर थी, अगर वाकई बीजेपी इस विक्ट्री के साथ आती है। चलिए देखिए, हमारे साथ यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, हमारे साथी हैं। आकांक्षा ग्राउंड जीरो पर थी। आकांक्षा, आप ग्राउंड पर थी, आपने लगातार जो इलेक्शन है वो कवर भी किया। जो अभी एग्जिट पोल बता रहा है कि बीजेपी जो है वो आराम से कंफर्टेबल विन की तरफ बढ़ रही है, लग रहा है आपको? देखिए, एग्जिट पोल है और जो ग्राउंड पे हमने देखा और जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें 3 एग्जिट पोल ऐसे हैं जो क्लियर मैंडेट बीजेपी को दे रहे हैं, लेकिन 4 एग्जिट पोल ऐसे भी हैं जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर दिखा रहे हैं। तो 3 के बारे में बहुत बात हो रही है, लेकिन उन 4 को थोड़ा सा दरकिनार कर दिया जा रहा है। एबीपी सी वोटर का सर्वे जो है वो भी ये कह रहा है कि कांग्रेस जो है वो फ्रंट फुट पे खेल रही है और थोड़ा आगे वो बढ़ सकती है। तो जो ग्राउंड की अगर बात करें तो ग्राउंड पे बहुत मिक्स्ड रिएक्शन था। और एक जो सबसे बड़ी बात हमें ग्राउंड पे, चाहे वो मालवा का क्षेत्र हो या फिर ग्वालियर चंबल का क्षेत्र हो, वहाँ देखने को ये मिली कि वोटर बहुत साइलेंट है। वोटर खुल के अपनी बात नहीं कह रहा है। एक घर में दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज़ का, या फिर अगर तीसरी पार्टी जैसे बीएसपी भी हमें बुंदेलखंड में और ग्वालियर में हमें दिखी, तो तीनों के झंडे एक ही घर में लगे हुए हैं। तो वोटर इस बार बहुत साइलेंट रहा। वोटर ने खुल के नहीं बताया कि किसे वो पसंद कर रहा है, किसके साथ जा रहा है। और शायद उसका नतीजा भी ये एग्जिट पोल, जो चौंकाने वाले एग्जिट पोल है वो आ रहे हैं। उससे पहले जो तमाम कयास लग रहे थे या ओपिनियन पोल आ रहे थे, हालांकि ओपिनियन पोल को बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं माना जाता है क्योंकि मुद्दे और समय भी बहुत डिपेंड करता है, लेकिन उसमें कांग्रेस का आगे होना, अगर हम जून के ओपिनियन पोल्स की बात करें तो उसमें कांग्रेस आगे थी। जून से लाडली बहना योजना की जो राशि है वो महिलाओं के खाते में आना शुरू हुई और उसके बाद सितंबर अक्टूबर तक जो ओपिनियन पोल आए उसमें कांग्रेस बीजेपी टक्कर में आ गई।
तो इसको माना जा सकता है क्योंकि वोटर साइलेंट है और वोटर खुल के नहीं कह रहा है, तो हो सकता है कि वो जो 3 एग्जिट पोल बीजेपी को 150 से आगे पहुंचा रहे हैं वो भी हो सकता है, और जो वो 4 एग्जिट पोल हैं जो दोनों के बीच में कांटे की फाइट बता रहे हैं वो भी हो सकता है। मतलब कांग्रेस के लिए अभी भी पोटेंशियल लग रहा है कि जो कम से कम जो वोटर्स खुलकर अपनी बात नहीं कह रहे, हो सकता है किधर भी जा सकते हैं। क्योंकि देखिए 18 साल लंबा समय होता है। शिवराज के चेहरे से लेकर बीजेपी को लेकर फैटिक लोगों में था, थोड़ी बोरियत भी थी, एंटी इनकम्बेंसी और मुद्दे काफ़ी रहे, महंगाई, बेरोजगारी, बहुत बड़े मुद्दे लोगों के बीच में रहे। जो लाडली बहना योजना है उसके ज़रिए कहीं ना कहीं उन मुद्दों को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी फाइट मुझे लगता है कि अभी भी बनी हुई है और हमें जो स्पष्ट नतीजे हैं वो 3 दिसंबर को ही पता चलेंगे। 3 दिसंबर को तो खैर परिणाम आ जाएंगे, लेकिन एग्जिट पोल सही साबित होंगे या गलत साबित होंगे ये भी हमें 3 ही को पता चलेगा। लेकिन जो लोग मध्य प्रदेश पर पैनी नजर रखते हैं उनको क्या लग रहा है कि किसका एग्जिट पोल सही साबित हो सकता है, या फिर जिस तरह से वहाँ जो हमारे रिपोर्टर्स हैं उनसे बात हो रही है वो क्या फीडबैक दे रहे हैं, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ आशुतोष जी हैं। ये जो एग्जिट पोल है, अलग अलग एग्जिट पोल अलग अलग इशारा कर रहे हैं, लेकिन एक जो हम ब्रॉडर पिक्चर देख रहे हैं उसमें ये दिखाई दे रहा है कि बीजेपी ने गेम पलट दिया। ये बात हम लगभग एक साल से हम मध्य प्रदेश पे नज़र बनाए हुए हैं। तो जो हमारे पास हमने हर जगह से चौपाल मंगवाई, लोगों के रिएक्शन मंगवाए, ये जो इस बार जो खेल हुआ है मेन तो महिलाएं ही हैं, क्योंकि जो भी हमारे पास चौपाल आती थी, जो भी महिलाओं के रिएक्शन आते थे, उसमें ये होता था कि 70% महिलाएं लाडली बहना योजना से खुश हैं, केवल 30% महिलाएं। हालांकि महिलाओं को आप मतलब ये बोल सकती हैं कि मुखर नहीं होती हैं, ज़्यादा बोलती नहीं है, लेकिन हम लोग जो है गांव में छोटे छोटे मतलब गांव में गए, झुग्गी बस्तियों में गए, हमारे रिपोर्टर गए, वहां से चौपालें मंगवाई, लोगों के रिएक्शन मंगवाए, सब मतलब लाडली बहना योजना से ये लोग खुश हैं। तो मेन जो फैक्टर है वो लाडली बहना योजना का ही है। अब नतीजे क्या होंगे ये तो अलग चीज़ है, लेकिन मतलब अभी तक पॉजिटिव ही है बीजेपी के लिए। तो मतलब जो एग्जिट पोल दिखा रहा है आपको लग रहा है कि सही साबित हो सकते हैं? हो सकता है। हालांकि 100% तो अब एग्जिट पोल है तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मतलब ज़्यादातर चांस है कि बीजेपी के पक्ष में ये नतीजा जाए। हाँ, ये हो सकता है कि 140 ना जाए, 150 ना जाए, मतलब लेकिन बीजेपी के पक्ष में जा सकता है नतीजा। ठीक है गौरव, लाडली बहना योजना की बड़ी चर्चा हो रही है और लगातार, क्योंकि जाहिर है क्योंकि महिला वोटर्स का एक तरीके से झुकाव हो गया उधर, और ओपिनियन पोल्स में पहले कई अलग अलग आंकड़े आ रहे थे, लेकिन इस वक्त जब एग्जिट पोल आ चुके हैं और अब 3 तारीख को परिणाम भी आने वाले हैं, इस बीच हमने शिवराज सिंह की एक बयान भी सुना, उनका एक बाइट भी आई थी, तो कह रहे थे कि वो आश्वस्त हैं जीत को लेकर। देखो, बीजेपी के लिए तो एग्जिट पोल जो आया वो तो खुशी की बात है, और कांग्रेस के लिए इसलिए दिख गया, मतलब कांग्रेस को साफ लग गया है कि एग्जिट पोल कहीं ना कहीं 19-20 हो सकते हैं, मगर कहीं ना कहीं सही होंगे। कमलनाथ ने 2 बार वीडियो जारी किया अपना, अभी थोड़ी देर पहले भी एक वीडियो जारी किया, लगभग आधा घंटा हुआ होगा, उसमें भी वो साफ कार्यकर्ताओं को बोल रहे हैं कि मायूस मत होना, या इस तरीके से आप मायूस मत होना, और उसमें आत्मविश्वास भर रहे हो। उनके चेहरे पर मायूसी मगर कमलनाथ के अलग ही दिख रही है। हमने इतने सारे 1-to-1 बीजेपी के लीडर से मंगवाए और कांग्रेस से मंगवाए, तो कांग्रेस में मायूसी एग्जिट पोल के बाद दिख रही है साफ तौर पे, तो उससे कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ गई है, और वो तो 3 दिसंबर को नतीजे मालूम पड़ेंगे, मगर अभी भी हमें ये लगता है कि टक्कर है। ठीक है, टक्कर है अभी भी। आंकड़े बहुत सारे सामने आए, लेकिन कुछ कंट्रोवर्सी हो रही थी। हमने देखा कि पहले जब चुनाव आ रहे थे उससे पहले एक पटवारी एग्जाम को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा मध्य प्रदेश सरकार सवालों के घेरे में आ गई, और बीच में इलेक्शन से थोड़े टाइम पहले, मतलब मैं कहूँ कि एन इलेक्शन के टाइम पर एक और कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे को लेकर। कई वीडियो सामने आए थे, कनाडा से एक वीडियो सामने आया, और उसके बाद सवाल खड़े हो गए और सब ये पूछ रहे थे कि अब ईडी कहाँ है। लेकिन जो चुनाव में लोग गए हैं वो लग रहा है कि ये जो लाडली बहना योजना, जो एक बड़ा तुरुप का इक्का चला है शिवराज ने, वो उनके फेवर में गया। मैं आपको बता दूं, ये तुरुप का इक्का बेसिकली शिवराज सिंह चौहान का नहीं था, ये तुरुप का इक्का कमलनाथ का था। इंदिरा नारी शक्ति योजना वो लेके आए थे, उन्होंने सबसे पहले ऐलान किया था कि 1500 रुपये महीना महिलाओं को देंगे, लेकिन इस समय सरकार में शिवराज सिंह चौहान है, और उस समय तकरीबन ये जून या जुलाई के आसपास की या उससे पहले की बात है जब ये लोग कैंपेनिंग कर रहे थे, तो इस चीज़ को सबसे पहले किसी ने लपका था वो शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि सरकार में वो है, और उसके बाद तुरंत उन्होंने इस लाडली बहना योजना को लॉन्च किया, और नो डाउट कि लाडली बहना योजना ने बहुत काम किया है, खासतौर पे जो शहरी इलाके हैं मध्य प्रदेश पर, वहां पर लाडली बहना योजना का फायदा बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, एग्जिट पोल ने जिस तरह के आंकड़े पेश किए हैं वो आंकड़े कहीं ना कहीं पलटेंगे,
3 तारीख तक जब रिजल्ट निकल के सामने आएगा 150 से ज़्यादा बीजेपी को मिलना, मतलब ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। और कांग्रेस इतना कमज़ोर पूरे चुनावी कैंपेन में कभी थी ही नहीं, जितना कि एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं। जहां अभी जितना हम लोग देख रहे हैं, लगातार कवरेज कर रहे हैं, उसके हिसाब से लग रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं 110 सीटों तक पहुंच सकती है। हाँ, नो डाउट बीजेपी के लिए भी कम से कम 120, 125 से 130 तक जाने की संभावना नजर आ रही है, लेकिन 150 से ज़्यादा सीट, ये तो अपने आप मतलब चौंकाने वाली बात है। और इसके लिए सही रिजल्ट के लिए 3 दिसंबर का इंतजार करना होगा। बिल्कुल, एग्जिट पोल को लेकर अलग अलग रिएक्शंस तो आ रहे हैं और कुछ लोग और भी हैं यहाँ पर। राहुल गांधी भी मध्य प्रदेश को लेकर काफी आश्वस्त थे और उन्होंने तो टारगेट दे दिया था कि मध्य प्रदेश में हम एक टारगेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी की बात अगर हम करें तो राहुल गांधी ने तो 6 महीने पहले कह दिया था कि जैसे हमने कर्नाटक में किया है वैसा ही हम रिपीट कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। लेकिन मैं आपको 2 बात कहना चाहूँगा। जब एग्जिट पोल के बाद शिवराज का बयान आया और कमलनाथ का बयान आया, तो एक बयान ये था कि लाडली बहनों ने मेरा सारा कांटा निकाल दिया, कांटे की टक्कर जैसा कुछ है ही नहीं। और कमलनाथ का बयान ये आया है कि मतलब एग्जिट पोल्स पर आप विश्वास ना करें, आप 3 तारीख की तैयारी कर लें और उसके संघर्ष के लिए तैयार रहें। आपकी नज़र जैसे अर्जुन की मछली पर नज़र थी ना, तीर पर और मछली पर, वैसा ही आप बिल्कुल नज़र बनाए रखें। तो देखिए ये दोनों बातें हो रही हैं, है ना। एग्जिट पोल्स, पोल ऑफ द पोल्स तो बिल्कुल मतलब बीजेपी की सरकार बना रहा है, वहाँ पे एमपी में सरकार बन रही है, लेकिन फिर भी 3 तारीख पर ही सबकी नज़रें हैं और 3 तारीख को ही फाइनल रिजल्ट आएगा। इसमें एक चीज़ बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि एग्जिट पोल जितने आए सबका जो सैंपल साइज है उसमें काफ़ी वेरिएशन है। एक एग्जिट पोल का जो सैंपल साइज है वो तकरीबन 1,15,000 मतलब 1,15,000 लोगों के बीच पहुंचे हैं, वहां से रिएक्शन लिया है, फिर उन्होंने परिणाम दिखाए हैं। दूसरा जो एग्जिट पोल है उसका वेरिएशन है 47,000, तो वो 47 और उसके बाद जो तीसरा एग्जिट पोल है उसका है 28,000। तो कहीं एग्जिट पोल 28,000 लोगों के बीच जा रहा है, कहीं 47,000 लोगों के बीच जा रहा है और कहीं एग्जिट पोल 1,15,000 लोगों के बीच जा रहा है। तो जब जितने अलग अलग लोगों के बीच आप जाते हो तो अलग अलग प्रतिक्रिया निकल के सामने आती हैं। यही वजह है कि सारे के सारे एग्जिट पोल अलग अलग दिशाओं में जाते हुए दिख रहे हैं, कहीं पर बीजेपी को, कहीं पर कांग्रेस को। और यही एक बड़ी सस्पेंस की बात है और यही इस पूरी फिल्म को कह सकते कि ये यहाँ रोमांचक बना रहा है। ये यहाँ खत्म नहीं कर रहा है। ये 3 दिसंबर को लगभग शाम के 4 बजे इस फिल्म का क्लाइमेक्स आपको देखने को मिलेगा। फिल्म का क्लाइमेक्स। मैं एक बात जोड़ रहा हूं अभिषेक की कि ये जो कह रहे हैं कि सैंपल साइज बहुत अलग अलग है, दरअसल एग्जिट पोल में होता क्या है कि जब आपका जो पोल एजेंसीज होती हैं वो जनरली परसेंटेज जो है वो करेक्ट देती हैं और उस परसेंटेज के अंदर सीटों में थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। जहाँ आप छत्तीसगढ़ में अगर देखेंगे तो वो तमाम पोल जो है वो कांग्रेस को कमोबेश जिताते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो बीजेपी और कांग्रेस को वोट परसेंटेज जो है उनका लगभग सेम है। यहाँ पर सी वोटर और एक्सिस माई इंडिया के वोट परसेंटेज में 6% का अंतर है जो बीजेपी को वोट मिल रहा है मध्य प्रदेश के केस में। ये जो वोट परसेंटेज का अंतर, अब या तो इसमें सी वोटर गलत साबित होगा या इसमें एक्सिस माई इंडिया गलत साबित होगा, क्योंकि एग्जिट पोल में आमतौर पे वोट परसेंटेज जो एजेंसीज पकड़ती हैं वो ठीक पकड़ती हैं, सीटों का वेरिएशन होता है। तो ये बड़ा दिलचस्प पॉइंट है कि हम जो ये बात कह रहे हैं कि एक तरफा 140 या 130 या 120 सीटें नहीं आएंगी, वो मुझे लगता है कि अगर ये 6% इधर चला गया सी वोटर वाला तो सी वोटर सही साबित हो जाएगा 130 प्लस, और ये एक्सिस माई इंडिया के साथ भी हो सकता है। लेकिन कई बार हमने ये देखा है इलेक्शन के रिजल्ट में भी कि वोट परसेंटेज और सीट्स, वोट परसेंटेज हो सकता है किसी पार्टी का ज्यादा हो लेकिन सीट्स उसको कम मिलती हैं। नहीं, वो बिल्कुल अलग बात है। वो जब नतीजे आएंगे तो वो तो कंसोलिडेशन ऑफ वोट्स पे डिपेंड करता है। जैसे हैदराबाद, जैसे तेलंगाना में 3.5% वोट लेके भी ओवैसी की पार्टी 7 सीटें ले लेती है, और यूपी के अंदर 13% वोट लेके भी 400 की विधानसभा में मायावती सिर्फ 1 विधायक जिता पाती हैं। वो कंसोलिडेशन ऑफ वोट पे डिपेंड करता है, वो डिफरेंट डायनामिक्स है, वो रिजल्ट का डायनामिक्स है। अगर हम जब एग्जिट पोल की बात करते हैं जहां सैंपल साइज लिया जाता है, वहां पर ये जो वोट परसेंटेज एक्सिस माई इंडिया का और उसका अलग अलग है, वो एक मेजर डिफरेंस डाल रहा है। सैंपल साइज से पहले जो नीरज ने बात कही और आपने भी जो कहा कि भाई किसी को वोट ज़्यादा मिल जाते हैं लेकिन सीटें कम मिलती है, तो मध्य प्रदेश में पिछली बार यही हुआ था कि बीजेपी को वोट जो है कांग्रेस से ज़्यादा मिले थे और सीटें फिर भी उसको कम मिली थी। तो ये दर्शकों के समझने के लिए और हम सब के समझने के लिए होना चाहिए कि जब आप पूरे वोट शेयर की बात करते हैं तो पूरे मध्य प्रदेश में कितने वोट पड़े हैं। तो हो सकता है कि जो उसका स्ट्रॉन्ग एरिया है, मान लीजिए मालवा है, तो वहाँ उसको वोट ज़्यादा पड़ गए, मतलब वहाँ उसकी जीत का मार्जिन ज़्यादा हो गया।
तो वो पूर्ण जो नीरज कह रहे हैं कि भाई अगर उसको 7 सीटों पर ही 3% वोट पड़ गए हैदराबाद में तो वो ज़्यादा उसको वोट शेयर वो प्रभावी है। लेकिन बीएसपी को अगर मान लीजिए 13% भी वोट मिला और एक भी पूरे वो छितर गया, वो वोट जो है वो उत्तर प्रदेश में छितरा हुआ है और वो हैदराबाद की जो है 4-7 सीटों पर ही वो वोट पड़ा है। तो इसलिए ये बात समझ लेना चाहिए कि वोट शेयर जो होता है वो पूरे प्रदेश में, जो मान लीजिए मध्य प्रदेश की बात करें 230 सीटों में कितना बढ़ जाएगा वो, अगर आपने जितनी भी जगह उम्मीदवार खड़े किए होंगे उसके हिसाब से। लेकिन अगर 100 भी मिले हैं तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है। आपको मान लीजिए एक जगह 1000 वोट मिल गया, वो सीट आपने जीत ली। तो इसलिए ये बहुत एक ट्रिकी सा चीज़ होती है जब आप वोट शेयर को कन्वर्ट करने जाते हैं, जो नीरज ने बात कही, जब आप उसको सीट शेयर में, तो लोग जब ओपिनियन पोल होता है या एग्जिट पोल होता है, लोग जाके पूछते हैं कि आप किसको वोट दोगे। तो वो जो सैंपल साइज़ की बात कर रहे थे, तो उस सैंपल से सबसे पूछते हैं। अब लोगों ने सच बताया, झूठ बताया, जो भी बताया कि मैंने कांग्रेस को वोट दिया, बीजेपी को वोट दिया, उसके आधार पे वो एक अराइव करते हैं कि आपने कि इतना प्रतिशत वोट कांग्रेस को मिल रहे हैं, इतने बीजेपी को। मतलब कल भी जो हम छत्तीसगढ़ का डेटा देख रहे थे एग्जिट पोल में, उसमें वोट परसेंटेज का कोई खास फर्क नहीं था, 1% का फर्क था बीजेपी और कांग्रेस में। कांग्रेस को 1% ज़्यादा 42% और बीजेपी को 41%। लेकिन हम सीट में जब वो देख रहे थे तो 36 से 46 बीजेपी को जा रहा था और यहाँ 40 से 50 कांग्रेस ले रही थी। नहीं तो वही बात है ना कि मान लीजिए अगर छत्तीसगढ़ में कुल 100 वोट पड़ रहे हैं, मान लीजिए 42 वोट पड़े कांग्रेस को और 41 पड़े बीजेपी को, तो वो हो सकता है कि बीजेपी के जो 41, मैं सिर्फ एक उदाहरण देने के लिए कह रहा हूँ, वो मात्र 10 सीटों से ही उसके 35 वोट पड़ गए। तो उसने 10 सीटें जीत ली और 6 बाकी जो % वोट है वो मान लीजिए और जगह छितर गया। लेकिन कांग्रेस का अगर वही डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर है जो 42% का, तो उसकी सीटें उससे बेहतर हो जाएगी। तो बड़ा कंफ्यूजन है वैसे इस एग्जिट पोल को लेकर, और ये कंफ्यूजन जो है वो क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं हम दर्शकों के लिए। अलग अलग तरीके से वो चीज़ें समझा रहे हैं, अंगणित समझा रहे हैं। अब मध्य प्रदेश में महिलाएं जो है वो एक तरह से जो ये लाडली बहना योजना है उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि महिलाओं के वोट जो है उधर चले गए। लेकिन बाकी अगर हम देखें जो मुद्दे और भी थे, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है और लगातार हम ये देख रहे थे कि मध्य प्रदेश के अंदर जो कंट्रोवर्सी सरकार को लेकर भी हो रही है, कहीं ना कहीं नाराजगी है शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को लेकर भी, अलग अलग डिस्प्यूट्स पार्टी के अंदर से भी कुछ पता चल रहे थे। आपको लग रहा है कि लास्ट मोमेंट ये सब चीज़ें कंट्रोल की गई और पहले ये कहा गया, एक क्लियर कट मैसेज दिया गया कि पहले चुनाव फिर बाद में बाकी बात? देखिए, मध्य प्रदेश में इस चुनाव के पहले जो बीजेपी के खिलाफ माहौल बना हुआ था उसको बीजेपी ने खुद ही कम करने का काम किया है। कांग्रेस के पास एक मुद्दा था ओपीएस और युवाओं के पास मुद्दा था बेरोजगारी। इस मुद्दे को बीजेपी ने साइड लाइन ही कर दिया लाडली बहना योजना लाके। लाडली बहना योजना ने काम ये किया है कि एंड टाइम पे ना तो बीजेपी को उस हिसाब से मेहनत करनी पड़ी जिस हिसाब से बीजेपी का माहौल ख़राब था। अगर बीजेपी का माहौल ख़राब जैसे पिछले 6 महीने से लगातार चल रहा है, 1 साल से देख रहे हैं, सर्वे आए, कई सर्वे में बीजेपी को ग्वालियर चंबल इलाके में 2 से 3 सीटें, कई सर्वे में 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही थी। लेकिन कल जो एग्जिट पोल आए हैं उनमें एक तरफा बीजेपी की जीत हो रही है यहाँ पर। तो अगर ये एग्जिट पोल मध्य प्रदेश में सटीक बैठते हैं तो इनका सबसे बड़ा कारण होगा बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, क्योंकि कांग्रेस के बागी अगर कहीं गए हैं तो वो बहुजन समाज पार्टी में गए हैं और समाजवादी पार्टी में गए हैं। और अगर कांग्रेस को सबसे ज़्यादा नुकसान किसी ने किया है तो उनके ही बागियों ने किया है। अगर ये आंकड़ा या जो कल के एग्जिट पोल आए हैं वो सच साबित होते हैं तो बसपा और सपा मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा कांग्रेस को डैमेज करने का काम करेगी। दूसरी, आपने कहा कि मध्य प्रदेश में माहौल क्या था। माहौल कांग्रेस का ही पिछले 1 साल से लगातार चल रहा था, लेकिन जो बीजेपी ने 7 सांसद उतारे, केंद्रीय मंत्री उतारे, लगातार शिवराज सिंह चौहान ने डैमेज कंट्रोल किया। खुद ही जो डैमेज उनका हुआ था उनने वो कंट्रोल किया है। खुद पीएम मोदी ने अपने लगभग कैबिनेट को मध्य प्रदेश में डेरा जमा दिया था कि जब तक चुनाव नहीं होते हैं आपको यहाँ नहीं आना है। कई जगह पर ऐसा देखा गया है कि एक एक मंत्री के पास एक एक जिला है, जिले में 8 सीटें हैं तो वो 8 सीटों को एक दिन में कवर कर रहे हैं। उससे कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ा है। जैसे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक अलग छवि है, मध्य प्रदेश में उनने मालवा निवाड़ हुआ, महाकौशल हुआ, ग्वालियर चंबल इलाका हुआ, जहाँ जहाँ पर उनने रैली की या आमसभा की वहाँ पर एग्जिट पोल के नतीजे बिल्कुल अलग दिख रहे हैं।
बीजेपी को पता है कि बीजेपी पिछले चुनावों की और आने वाले चुनावों को लेकर प्लानिंग कर रही है, तो उसको भी पता है कि किस मार्जिन से, किस तैयारी से ये चुनाव लड़ना है। इसी कारण उन्हें ऐसे नेताओं को प्रचार में उतारा है या उनको तैयारी में उतारा है जो साफ तौर पर दिशा और दशा दोनों बदलने की ताकत रखते हैं। जी ठीक है, देखिए ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम, इसको लेकर भी काफ़ी कांग्रेस जो है वो मैं कहूँ कि अगर फ्रंट फुट पर आ गई थी और कहीं ना कहीं लोगों का रुझान भी आ रहा था उनके साथ। और जिस तरह से आप बता भी रहे हैं कि पिछले 1 साल से तो कांग्रेस जो है पूरा माहौल बना रही थी, लेकिन आखिरी समय पर जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी थी वो हमने देखा कि काफ़ी अग्रेसिव स्ट्रैटेजी के साथ वो लोग उतरे। केंद्रीय मंत्री और बड़े बड़े लोगों को उन्होंने चुनाव लड़वा दिया। ये भी मजाक भी बन रहा था कई जगह पर कि किस तरीके से जो है विधायकी का चुनाव लड़ाया जा रहा है। मतलब बीजेपी की आखिरकार जो रणनीति थी, कांग्रेस की तो ओपीएस थी, उसके बाद वो कई घोटाले और युवाओं की रोजगार के मुद्दे लेके वो जा रहे थे, लेकिन बीजेपी की स्ट्रेटजी जो निकल के सामने आई थी, पहले उन्होंने केंद्रीय मंत्री उतारे, उसके बाद फिर उनकी जो लाडली बहना योजना आई। देखा जाए तो चारों तरफ घूम के आप देखोगे तो बीजेपी की केवल एक ही चीज़ निकल के आती है कि लाडली बहना योजना। इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ या दूसरी बात इसके इर्द गिर्द जाती इसके अलावा जाती हुई दिखाई नहीं देती, सब इसके इर्द गिर्द ही दिखाई देती है कि लाडली बहना योजना ने काम किया है। खुद शिवराज सिंह चौहान अपना बयान देते हैं कि लाडली बहना योजना ने उनके राह के सारे कांटे, लाडली बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए। तो ये बीजेपी का ऐसे कोई बहुत मास्टर स्ट्रेटजी अभी तक निकल के नहीं आई, केवल एक लाडली बहना स्कीम, वो भी कह सकते हैं कि कट कॉपी पेस्ट थी, तो वहाँ से उन्होंने किया है ना। लेकिन हाँ, केंद्रीय मंत्रियों को और सांसदों को उतारने की जो उनकी रणनीति थी, वो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि अगर जीत गए तो कहीं ना कहीं मालूम पड़ेगा कि मास्टर स्ट्रोक था, अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो मालूम पड़ेगा कि बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर था, कुछ फेलियर था। क्योंकि जाहिर सी बात है, केंद्रीय मंत्रियों को आप विधानसभा के चुनाव में उतारने जा रहे हैं, तो ये कोई कॉन्फिडेंस वाली बात नहीं है। ये कहीं ना कहीं अंदर भय था, डर था, कहीं ना कहीं बीजेपी गड्ढे में थी मध्य प्रदेश में, और कहीं ना कहीं बीजेपी के इंटरनल सर्वे में इस तरह की रिपोर्ट्स आई थी। उसके बाद पीएम मोदी और अमित शाह एक्टिव होते हैं। उसके बाद एक पूरी 3 लोगों की कमेटी बनती है, जिसमें अश्विनी वैष्णव होते हैं, भूपेंद्र सिंह होते हैं और खुद नरेंद्र सिंह तोमर होते हैं। तो जब तक टिकट बांटना था तब तक ये कमेटी टिकट बांटती है, और अचानक से मालूम पड़ता है कि नरेंद्र सिंह तोमर भी चुनाव लड़ रहे हैं, जो उनको खुद को भी पता नहीं था कि वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो क्या कह सकते हैं कि ये स्ट्रेटेजी थी या अंदर का भय था, जो भी था। अब 3 दिसंबर को मालूम पड़ेगा कि इसमें से कौन सी रणनीति इनके लिए सक्सेसफुल साबित हुई।